आज फिर भास्कर शराब के नशे में धुत होकर घर वापस लौटा था। नैना उसको सहारा देकर बेडरूम तक ले गई और भास्कर को बेड पर सुला दिया। 2 वर्ष हुए हैं भास्कर और नैना के विवाह हुए। भास्कर दिल्ली में जॉब करता है और पेशे से इंजीनियर है। नैना एमकॉम करके आगे अपना करियर बनाती। इससे पहले ही घर वालों ने भास्कर से उसका रिश्ता तय करके शादी कर दी। शादी करने के बाद भास्कर दिल्ली आ गया। भास्कर कभी ऑफिस की पार्टी में भी शराब नहीं पीता था और अब उसे होश ही नहीं रहता कि कितना पी चुका है। नैना से शादी करने का फैसला गीता का था। गीता भास्कर की माँ है। भास्कर तो पहले से शादीशुदा था। प्रज्ञा से उसकी शादी 5 साल पहले ही हो गई थी और 1.5 साल का दोनों का एक बेटा भी है। ऐसा नहीं था कि भास्कर ने ये बात अपनी माँ से छुपाई थी, बल्कि उसने अपनी माँ गीता से स्पष्ट कह दिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा। माँ, एक बार तुम चलकर प्रज्ञा से मिल तो लो, वो बहुत ही अच्छी है, पढ़ी लिखी है। और माँ, हम दोनों का एक बेटा भी है, भास्कर ने अपनी माँ गीता से कहा। इतनी बात सुनकर गीता का मन क्रोध से आग बबूला हो गया, पर फिर भी वो प्रज्ञा से मिली। उसके मन को प्रज्ञा भी अच्छी लगी और पोता से भी स्नेह भी लगा, परंतु उनको एक ही बात अंदर से काट रही थी। वो आरती को क्या बोलेगी? आरती भास्कर की बुआ हैं और आरती के बेटे अमित ने जब अपनी बिरादरी छोड़कर दूसरी बिरादरी में शादी करके रचना को घर ले आया था, तो सबसे ज्यादा गीता ने ही ताना मारा था अपनी ननद आरती को। और अब वही हालात खुद गीता पर आन पड़े थे। गीता ने प्रज्ञा से कहा, तुम मेरे बेटे को तलाक दे दो, मैंने इसकी शादी कहीं और तय कर दी है। प्रज्ञा मुंह ही ताकती रह गई गीता का। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए प्रज्ञा बोली, ये तो माँ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर कान खोलकर सुन लो, भास्कर की शादी मैंने कहीं और तय कर दी है और उसको मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी किसी भी हाल में। प्रज्ञा की आंख डबडबाई। उसने पूछा, क्या ये बात भास्कर को पता है? गीता ने कहा, हाँ पता है। गीता ने झूठ बोला प्रज्ञा से। शाम को भास्कर आया तो गीता ने अपना व्यवहार सामान्य रखा प्रज्ञा के प्रति और बोली, चलो बेटा, प्रज्ञा से मिल ली मैं और 2 दिन यहाँ रह भी गई। अब अपने घर चलो। भास्कर ने हाँ में सर हिला दिया और गीता के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में बैठे बैठे गीता आगे का जाल बुनने लगी कि कैसे अब भास्कर को यहाँ से लेकर गांव निकलना है। गांव फोन करके नैना के पिताजी को शादी की तैयारी करने को बोल दिया। प्रज्ञा को मौका ही नहीं मिला वो भास्कर से पूछ पाती कि सच क्या है। अगली सुबह भास्कर अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन गीता का प्लान तो कुछ और ही था। उसने दांव खेला। गीता ने भास्कर से कहा कि ऑफिस से छुट्टी 1 सप्ताह की ले लेना, क्योंकि वहाँ चेतन की शादी अटेंड करना है। चेतन भास्कर का चचेरा भाई है, जबकि शादी की सभी तैयारी भास्कर के लिए की गई थी। इस साजिश में गीता ने अपने भाई प्रकाश से मदद ली थी। गांव जाकर गीता ने अपने बुने जाल में भास्कर को लपेटना शुरू कर दिया। उसने वहां जाकर इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया भास्कर को, और 4 दिन तक खाने में हाथ नहीं लगाया, ये बोलकर कि जब तक तू हाँ नहीं कहेगा शादी के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। भास्कर ने मजबूर होकर हाँ कर दिया और नैना से उसकी शादी हो गई। इधर प्रज्ञा बहुत कोशिश करती, उसकी बात भास्कर से नहीं हो पा रही थी। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बात करने के लिए घर से बाहर आना पड़ता था और बाहर मेहमानों का हुजूम होता था। 7 दिन की छुट्टी खत्म होते ही भास्कर नैना को गांव में छोड़कर दिल्ली आ गया। गीता तो सब सच जानती थी। उसने नैना से कहा कि अगली बार जाना तुम भास्कर के साथ, क्योंकि अभी घर परिवार के लोगों से भी मिलना जुलना बाकी है। नैना कुछ नहीं बोली, चुपचाप गीता की बातों को सुनती रही, क्योंकि नैना का मन किसी अनहोनी से सशंकित था। हर लड़की अपनी सुहागरात के लिए सतरंगी सपने देखती है, ख्वाबों में बहुत कुछ सोचती है। नैना ने भी सोचा था, पर भास्कर तो उसके करीब भी नहीं गया, ना ही उसने उससे कोई सवाल किया, सिवाय इसके कि आप थकी होंगी, सो जाइए। नैना सिमटी हुई पलंग पर बैठी रही और भास्कर को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सोते हुए भास्कर की तरफ देखकर नैना को मन ही मन उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था और अपने आप खुद से शर्मा भी रही थी। 7 लाख कैश दिया था नैना के पापा ने दहेज में भास्कर को, साथ ही कार और 3 तोला सोना भी। दूसरे दिन नैना इंतजार करती रही भास्कर का। वो कमरे में आया तो
मगर फिर वही बेरुखी मुंह घुमाकर तकिया लेकर सो गया, ये बोलकर कि सर में बहुत तेज दर्द है। नैना ने कहा, दीजिए मैं सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, भास्कर ने नैना को एकदम से झटक दिया। ऐसे ही ठीक हूँ, और करवट बदलकर सो गया और फिर दिल्ली आ गया था। दिल्ली आते ही भास्कर ने पहले तो दूसरा नया सिम खरीदा और पुराने सिम को स्विच ऑफ कर दिया। भास्कर से बात नहीं हो पाने के कारण प्रज्ञा बहुत ही परेशान रहने लगी थी। आदि का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। प्रज्ञा की माँ भास्कर से प्रज्ञा की शादी नहीं कराना चाहती थी। वो अपनी ही बिरादरी में उसका रिश्ता देख रही थी, पर प्रज्ञा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी भास्कर से, जिससे प्रज्ञा का अपनी माँ से भी बोलचाल बंद थी। भास्कर ट्रेन से उतरते ही टैक्सी लेकर सीधे प्रज्ञा के पास पहुंचा। जैसे ही डोरबेल बजी, प्रज्ञा दौड़ती हुई दरवाजे पर गई, क्योंकि इस तरह से डोरबेल सिर्फ उसका पति भास्कर ही बजाता था। सामने भास्कर को देख प्रज्ञा उससे लिपटकर रोने लगी, छोटे बच्चे की तरह। उसके रोने की आवाज सुनकर 1.5 साल का आदि भी उठकर बैठ गया था और सामने अपने पिता को देख गोदी के लिए मचलने लगा। भास्कर को मन में एक असीम सुख की प्राप्ति लग रही थी कि वो अब अपने परिवार के पास है। तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? आदि की चिंता भी नहीं हुई? और वो माँ बोल रही थी तुम्हारी शादी। प्रज्ञा ने एक साथ कितने सारे सवाल कर डाले थे और कॉफी बनाने चल दी। सामने डाइनिंग टेबल पर बैठा भास्कर सर झुकाकर सब कुछ निरुत्तर हो सुनता रहा। उसके इस तरह से चुप रहने पर प्रज्ञा ने उसके पास कॉफी की प्याली रखते हुए पूछा, सब ठीक है ना जी? इस बार भी भास्कर कुछ नहीं बोला। प्रज्ञा ने फिर पूछा, कहीं तुमने सच में वही काम तो नहीं किया जो माझी ने यहाँ से जाते समय कहा था? इस बार भास्कर प्रज्ञा से लिपटकर खामोशी से उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकता रहा और फिर उसने सारी बात प्रज्ञा को बता दी। प्रज्ञा बुत बनी उसकी सारी बातें सुनती रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भास्कर का माथा अपने कंधे से हटाते हुए प्रज्ञा उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, जी मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। प्रज्ञा की आवाज में दुख, बेबसी, क्रोध सभी का मिश्रण स्पष्ट झलक रहा था। शाम होने को थी। दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। छोटा सा आदि बार बार दोनों को कभी प्यार करता और कभी खुद को अटेंशन नहीं पाता देखकर रोने लगता। बुझे मन से प्रज्ञा शाम को गैस जलाकर खाना बनाने के लिए किचन में गई तो भास्कर ने गैस बंद कर दिया और बोला, चलो बाहर खाना खाकर आएंगे। प्रज्ञा का मन तो नहीं था, पर वो भास्कर को इतना चाहती थी कि उसकी बात काट भी नहीं पाई। प्रज्ञा के पीछे था भी कौन? माँ ने रिश्ता खत्म ही कर लिया था। एक भाई था जो एक दुर्घटना में चल बसा था। 12 साल की थी प्रज्ञा और 7 साल का भाई। तभी प्रज्ञा की माँ सारिका ने अपने पति यानी प्रज्ञा के पिता से तलाक लेकर दूसरा विवाह कर लिया था। कारण था प्रज्ञा की माँ का जॉब करना उसके पिता को पसंद नहीं था। प्रज्ञा के पिता ने भी कहीं और दूसरी शादी कर ली थी। प्रज्ञा पढ़ाई में अच्छी थी, उसका करियर भी अच्छा बन गया था, अच्छी जॉब थी और उसकी माँ चाहती थी कि प्रज्ञा की शादी अपने ही मूल के लड़के से कराए। पर प्रज्ञा ने भास्कर से शादी कर ली। उसके बाद प्रज्ञा की माँ जिस कंपनी में जॉब करती थी वो बंद हो गया, तो वो अपने देश नेपाल में जाकर रहने लगी। कभी कभी दिल्ली आती थी अपने भाई भाभी और माता पिता से मिलने। दूसरी तरफ नैना जब भी भास्कर को फोन करती तो बस दो टूक बात होती, कैसे हो, सब ठीक है ना? अभी रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। उसके बाद भास्कर कभी खुद से फोन नहीं करता, नैना ही फोन करती थी। वैसे भी अब पुराने नंबर को वो ज्यादातर बंद ही रखता था। नए नंबर ऑफिस में प्रज्ञा के पास और कुछ खास लोगों के पास ही था। नैना मैसेज पर मैसेज करती पर कोई रिस्पांस ही नहीं आता। जब फोन मिलता भी था तो भास्कर खुद को बिजी बताता था। गीता का फोन अब भास्कर कभी भी नहीं उठाता था। इस तरह का व्यवहार बीतते हुए 6 महीने बीत गए थे। अब नैना के मायके वाले भी गीता से प्रश्न करने लगे और नैना के भाइयों का फोन भी भास्कर के पास रोज ही आने लगा था, पर उनको भी फोन स्विच ऑफ ही मिलता था। अब मामला बिगड़ने लगा था। आखिर इतना दान दहेज देकर शादी की थी और बहन तब भी खुश नहीं, तो दबाव तो बनना ही था। आज 2 साल हो गया है। आदित्य, प्रज्ञा और भास्कर सुबह सुबह माँ झंडे वाली के मंदिर दर्शन करने के लिए गए और गृहस्थी की मंगल कामना के साथ अपने बेटे को चिरंजीवी होने की प्रार्थना की। भास्कर और प्रज्ञा दोनों ही जानते थे
उनकी जिंदगी दोराहे पर आकर खड़ी है। पता नहीं कब क्या हो जाए। इन 6 महीने में दोनों ने जिंदगी को एक त्योहार की तरह से जीने की कोशिश की। जन्मदिन के 2 दिन बाद भास्कर सुबह ऑफिस जाते समय प्रज्ञा से बोला, सुनो, रात मैंने अच्छा सपना नहीं देखा, मन अजीब सा हो रहा है। प्रज्ञा बोली, बहुत ज्यादा टेंशन है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। घर से ऑफिस के लिए निकला ही था कि उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। भास्कर ने फोन कट कर दिया और सोचा ऑफिस पहुंचकर कॉल करूंगा। ऑफिस पहुंचकर भास्कर ने उस अनजान नंबर पर कॉल किया तो फोन गीता ने उठाया और फिर वही रोने धोने वाले अंदाज में अपने बेटे से बात करने लगी। भास्कर सोचने लगा, ये नया नंबर माँ को कहाँ से मिला? तू सुन रहा है ना? गीता के तेज स्वर सुनकर भास्कर ख्यालों से बाहर आया। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, भास्कर बोला। गीता, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ दिल्ली, दुल्हन नैना को लेकर। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं आना, क्योंकि मैं अभी 1 महीने के लिए लखनऊ आया हूँ ऑफिस के काम से, भास्कर ने गीता से कहा। पूरा दिन ऑफिस में बड़े बेमन से काम किया और सोचता रहा मैं क्या करूं। शाम को भास्कर अपने फ्लैट पर जाकर सामने वाली श्रीमती सविता सिन्हा जी को चाबी देते हुए रिक्वेस्ट किया कि अपनी मेड से बोलकर उसके फ्लैट में सफाई करवा दे। भास्कर दिल्ली में अपने फ्लैट में रहता था। उसका अलग से फ्लैट लेने का भी एक कारण था, वो ये कि उसके गांव से कोई ना कोई दिल्ली आते ही रहते थे और रुकने का स्थान था भास्कर का फ्लैट। और भास्कर ने शादी की बात घर में बताई नहीं थी तो प्रज्ञा को गांव वालों के सामने लाता भी नहीं था। भास्कर हमेशा सोचता रहा, मौका देखकर माँ से बात कर लूंगा, और मौका तो आया नहीं। पर हाँ, वो खुद दूसरी शादी के जाल में फंस गया। प्रज्ञा का भी अपना फ्लैट था। प्रज्ञा ने बचपन से गरीबी देखी थी, पर पढ़ाई में अच्छी थी और स्वभाव से मृदुभाषी, जिसके कारण उसके मित्र हमेशा उसके सहयोग में खड़े रहते थे। प्रज्ञा ने जॉब करने के कुछ समय बाद ही पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे और अपना 2 BHK फ्लैट खरीद लिया था, जिसमें भास्कर ने भी हेल्प किया था। सविता जी को चाबी देकर भास्कर प्रज्ञा के पास उसके फ्लैट पर आ गया। भास्कर का उतरा हुआ चेहरा देखकर प्रज्ञा इतना तो समझ गई कि कुछ परेशानी तो जरूर है। आदि को सुलाने के बाद प्रज्ञा भास्कर के बराबर में लेट गई। भास्कर आंख मूंदे हुए हाथ को सर के ऊपर मोड़कर रखा था, जिससे उसके दोनों आंखें ढकी हुई थीं। प्रज्ञा ने सर पर से हाथ हटाते हुए बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ जी, आज परेशान से लग रहे हो? भास्कर कुछ नहीं बोला। प्रज्ञा ने दोबारा अपनी बात को दोहराया। भास्कर उठकर बैठता हुआ बोला, प्रज्ञा, मैं क्या करूं? आज माँ का फोन आया था। वो उस औरत नैना को यहाँ लाने की बात कर रही थी। हम अब प्रज्ञा ने कहा। भास्कर, पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल मैंने बोला है कि मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, बाहर हूँ 1 महीने के लिए। प्रज्ञा ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलेगा? मैं कोशिश में लगा हूँ प्रज्ञा, मैं सब ठीक कर लूंगा। मुझ पर इतना भरोसा रखो, चाहे मेरी जान चली जाए मंजूर है, किंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भास्कर जानता है कि प्रज्ञा का उसके अलावा कोई नहीं है, और फिर आदि उसका भविष्य भी तो है। दोनों अपने अपने सोच में डूबे थे और सोए हुए नन्हे से आदि को निहार रहे थे। सुबह भास्कर सोकर उठा तो देखा प्रज्ञा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। भास्कर ने पूछा, आज सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठी हो, क्या बात है? अब आदि का एडमिशन भी कराना है, तो उसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही थी और साथ ही रचना को अपना रिज्यूम भी भेज दिया है। सोच रही हूँ कि फिर से जॉब कर लेती हूँ। भास्कर ने गुस्से से पूछा, जॉब? मगर क्यों? और आदि आदि कहाँ रहेगा? प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जी, मेरे फ्लैट की ईएमआई भी जाती है, और फिर आदि के एडमिशन का खर्चा, और फिर वो आएगी तो आपका उधर भी खर्चा होगा, और आदि के रहने का भी कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भास्कर ने हैरानी से प्रज्ञा की तरफ देखते हुए पूछा। जब छत टपक रहा हो तो बारिश के आने से पहले छत की मरम्मत करा लेनी चाहिए। रही बात भरोसे की, तो तुम पर बहुत भरोसा है मुझे। अपनी किस्मत का क्या करूं? लैपटॉप बंद करते हुए प्रज्ञा ने हल्का सा मुस्कान चेहरे पर लाते हुए भास्कर को देखा और किचन की तरफ बढ़ गई चाय बनाने के लिए। गीता ने नैना से पूछा, भास्कर का फोन आया कि नहीं तुम्हारे पास? कह रहा था 1 महीने के लिए लखनऊ में काम है। नैना ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया है। गीता ने झुंझलाते हुए कहा,
अरे तुम ही फोन कर लेती तो क्या गुनाह हो जाता। और तुम्हें पति को रिझाने के गुण होने चाहिए। नैना को बहुत ही अजीब लगा था गीता का ऐसे बोलना। एक तो 8 महीने शादी को होने जा रहे हैं और पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं, उस पर से ये मुझे ही दोष दे रही हैं। गीता भी अपने मन में सोचती है कि इसको तो मैं व्यर्थ ही दोष दे रही हूँ, दोषी तो मेरा बेटा ही है। अरे नैना सुन। जी माँ जी, नैना बोली। तूने अपने घर फोन किया कि नहीं? वहाँ का क्या हाल चाल है, सब ठीक है? हाँ माँ जी, सब ठीक है। वास्तव में गीता ये देखना चाह रही थी कि कहीं ये नैना वहाँ उन लोगों का कान तो नहीं भर रही। शाम को भास्कर ऑफिस से आता है तो प्रज्ञा से कहता है, चलो आज हमारी ट्रेन है रात की 10 बजे, बैग पैक कर लो। पर हम जा कहाँ रहे हैं ये भी तो पता चले। पिताजी के पास। भास्कर बोला। पिताजी? प्रज्ञा ने फिर पूछा। अरे पगली, तुम्हारे परम प्रिय भोलेनाथ जी के दरबार महाकाल, तुम जहाँ अपना सारा गम भुला देती हो। भास्कर जानता है कि प्रज्ञा बहुत ही दुखी है नैना के वजह से, फिर भी वो उसके साथ कभी भी कुछ गलत व्यवहार नहीं करती। पसंद तो गीता को भी थी प्रज्ञा, पर अपने अहम के कारण उसने 3 जिंदगी खराब कर दी। दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को महाकाल दर्शन के लिए ट्रेन में बैठ गए प्रज्ञा, भास्कर और आदि। आदि अब बहुत ही शरारती हो गया है। गोल मटोल आदि रंग का बहुत ही गोरा है, बिल्कुल अपने पापा भास्कर का फोटोकॉपी है। सुबह सुबह ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंच गई। भास्कर ने सामान उठाया और प्रज्ञा और आदि को लेकर स्टेशन पर उतर गए। मौसम बारिश का हो रहा था, पर तेज बरसात तो नहीं हो रही थी, पर हाँ रिमझिम सी फुहार पड़ रही थी, जिससे मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। भास्कर ने मंदिर से थोड़ी दूर पर ही होटल बुक कर रखा था, जहां पहुंचकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर दोनों अपने नन्हे से आदि को लेकर दर्शन करने पहुंच गए। प्रज्ञा और भास्कर लाइन में लगे हुए थे कि एकदम से एक झुंड कांवरियों का बोल बम बम करते हुए भगवा रंग का वस्त्र पहने आकर लाइन में लग गए। उनको देखकर आदि भी बम बम भोले का नारा लगाता। प्रज्ञा भी बहुत खुश थी और भास्कर प्रज्ञा की खुशी से खुश था। मंदिर के घुमावदार गोल सा रास्ता तय करते हुए मंदिर परिसर के अंदर का मनोहारी दृश्य, फव्वारे और भी सुंदर बनावट को निहारते पीछे से आवाज आती हर हर महादेव का आनंद लेते हुए भास्कर मंदिर पहुंचा और बाबा की झांकी निहारी। महाकाल बाबा के दर्शन के बाद बाहर आकर भोलेनाथ जी के दूसरे मंदिर और अन्य मंदिर का दर्शन किया और हाथों पर कलावा भी बंधवाया। बाबा के प्रांगण में बड़े से गोलाकार बने चबूतरे पर प्रज्ञा बैठी रही थोड़ी देर। भास्कर तब तक प्रसाद लेने चला गया। प्रज्ञा वहां बैठकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। मन ही मन बाबा से गुहार लगाती, प्रभु मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। आज भास्कर बहुत अच्छा है, पर कल नैना के करीब रहकर क्या इसको उससे लगाव नहीं होगा? क्या तब भी ये मेरा इतना ख्याल रखेगा? वक्त और मन का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाए। और फिर पुरुष का मन प्रार्थना करते करते सहसा उसकी आंख भर आई। इतने में प्रज्ञा के हाथों में प्रसाद का पैकेट लिए हुए भास्कर आता हुआ दिखा। उसको आते देखकर प्रज्ञा ने खुद को सामान्य करते हुए कहा, चलिए हो गया ना अब। भास्कर बोला, रुको ना, बैठते हैं यहीं थोड़ी देर। दोनों वहां अपने अपने तरह से खामोशी से भोलेनाथ को अपनी अपनी दास्तां सुना रहे थे। भास्कर के मन में यही आता कि प्रज्ञा क्यों बर्दाश्त करेगी नैना को, और प्रज्ञा ने अगर उसका साथ छोड़ दिया तो। आदि, नहीं नहीं भगवान, मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं करना, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। बाबा से अपनी अपनी अर्जी लगाकर दोनों वहां से उठकर मंदिर के बाहर की ओर निकल गए। यहाँ भास्कर और प्रज्ञा पहले भी आए हुए थे शादी से पहले। प्रज्ञा को भोलेनाथ में असीम आस्था है आज भी। आदि तो उछल उछल कर अभी भी बम बम बोल रहा था। मंदिर से बाहर आकर भास्कर ने लॉकर से पर्स और मोबाइल लिया और अपने अपने शूज पहनकर निकल पड़े। दोपहर के 1 बजने वाले थे। भास्कर ने कहा, चलो पहले कुछ खाते हैं फिर आगे चलते हैं। प्रज्ञा ने हामी सर हिला दिया। उज्जैन नगरी में आकर प्रज्ञा को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक अद्भुत साहस भर जाता है, असीम आनंद मिलता है उसको यहाँ आकर। यही कारण था जो भास्कर प्रज्ञा को यहाँ लेकर आया था। महाकाल बाबा के दर्शन के बाद भास्कर और प्रज्ञा हर सिद्धि माता, गढ़कलिका, भैरवनाथ जी के मंदिर और फिर मंगलनाथ गए। संदीपन गुरु जी के आश्रम
और बाबा के मंदिर के निकट ही बड़े गणेश जी के मंदिर भी गए, जहाँ मास्टर आदि खुशी से बप्पा बप्पा करता और बार बार हाथ जोड़कर जय जय बोलता। बोलना तो आदि सीख ही गया था और शरारत तो चरम सीमा पर था। खाने में भी बहुत ही नखरे करता और भास्कर की हमेशा नकल उतारता। अपने पापा की तरह ही आंखों पर चश्मा चाहिए और उसी अंदाज में फोन पर बात करना। और साथ ही प्रज्ञा को भी कभी कभी भास्कर के अंदाज में ही समझाता, जब प्रज्ञा उसको जबरदस्ती खाना खिलाती है। बस ये आदि ही था जो प्रज्ञा को हमेशा व्यस्त रखता था। फिर दिन भर सभी मंदिरों का दर्शन करने के बाद भास्कर और प्रज्ञा बाबा की संध्या आरती में शामिल हुए। आदि तो छोटे भोलेनाथ बन गया था। प्रज्ञा ने उसके लिए धोती कुर्ता लिया था, वही पहन रखा था उसने, जिसमें आदि बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगले दिन भस्म आरती में शामिल होना था, इसलिए रात्रि को 8 बजे खाना खाकर सो गए। रात्रि के करीब 1 बजे उठकर प्रज्ञा नहाकर तैयार हो गई और आदि के कपड़े चेंज करते हुए भास्कर को जगा दिया ताकि वो भी नहा ले। भस्म आरती के लिए भास्कर ने धोती कुर्ता पहना, जो कि नियम है वहाँ का, और प्रज्ञा ने साड़ी पहनी। ज्यादातर प्रज्ञा जींस टॉप पहनना ही पसंद करती थी, पर भास्कर की वजह से त्योहार पर साड़ी ही पहनती थी, क्योंकि भास्कर को त्योहार पर साड़ी ही पसंद था। हर त्योहार पर वो प्रज्ञा को साड़ी ही लाकर देता था। रेड कलर की साड़ी और उस पर छोटी छोटी रेशम थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी। इस साड़ी में प्रज्ञा और भी खूबसूरत लग रही थी। भास्कर ने दोनों माँ बेटे की खूब सारी फोटो खींची और खुद के साथ भी खूब सारी सेल्फी ली। अरे और कितनी पिक लोगे? प्रज्ञा ने भास्कर को हल्के से पीछे की ओर धक्का दे दिया। भास्कर थोड़ा रूमानी अंदाज में मुस्कुराते हुए, अब इतनी खूबसूरत लगोगी तो ही। आदि दोनों को देखकर हंसता है। प्रज्ञा ने उसको पुचकारते हुए बोला, अच्छा जी, तो अब आप भी समझदार हो गए हैं। और दोनों आदि को गोद में लेकर मंदिर की तरफ चल देते हैं। अपने हाथ में छोटे से डिब्बे में गंगा जल लिए प्रज्ञा भास्कर के साथ 2 बजे रात्रि में लाइन में लग गई। अति मनोरम झांकी थी। हर हर महादेव के जय घोष से सारा हॉल गूंज उठता। एक अद्भुत इंतजार बाबा के उस श्रृंगार आरती देखने की, जो चिता भस्म से होती है। 4 बजे से आरती शुरू होती है बाबा की। प्रज्ञा और भास्कर सही समय पर लाइन में लग गए थे। जल्दी कतार में लगने के कारण बाबा के ऊपर जलाभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और भास्कर को प्रज्ञा के तो दोनों आंखों से आंसुओं की धारा जो बह चली, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था प्रज्ञा को सारे मन की व्यथा, सारा दर्द बाबा के सम्मुख बोल दे। एक क्षण का अवसर ही मिला। जल चढ़ाकर बाबा को माथा टेका और पुजारी का बाहर निकलो के शब्द और भक्तजन के साथ वो भी बाहर निकल गए। पहली पंक्ति में ही प्रज्ञा और भास्कर बैठ गए। आदि तो फिर सो गया। आरती का दृश्य मनोरम था। सुंदर श्रृंगार, डमरू की डिम डिम आवाज से मन मंत्रमुग्ध हो रहा था। फिर कुछ देर के लिए लाइट बंद कर दी गई और सभी स्त्रियों से बोला गया कि कर लें घूंघट, घूंघट कर लें। भस्म आरती के समय ये नियम था। प्रज्ञा ने भी ऐसा ही मुख नीचे किया और 6 बजे आरती संपन्न होने के बाद बाहर आकर दोनों ने चाय पी और फिर अपने होटल की तरफ निकल गए। 5 मिनट का रास्ता था, पैदल ही पहुंच गए। गीता दिल्ली आने के लिए बेचैन थी, क्योंकि उसको हर पल एक ही बात का डर सता रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि भास्कर पहले से ही विवाहित है। नैना अंदर ही अंदर गुस्से को पी रही थी। एक तो भास्कर उसका फोन नहीं उठाता था और अगर कभी बात भी करता तो अपनी माँ गीता के फोन पर ही बात करता था। जब तक बात होती गीता सामने ही होती थी। पूर्णिया रेलवे स्टेशन से नैना और गीता शाम के 6 बजे की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गीता तो सारा सच जानती थी, इसलिए उसको अभी भी मन ही मन प्रज्ञा पर ही गुस्सा आ रहा था। उसको यही लगता कि प्रज्ञा ने उसका बेटा फंसा लिया है। उधर होटल पहुंचकर भास्कर ने होटल से चेकआउट किया और दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ गए। बहुत ही खुश थे दोनों। और आदि तो पापा बोल बम बस यही बोल रहा था बार बार। प्रज्ञा ने अपने पर्स से फोन निकाला और सारी पिक देखने लगी। एक से बढ़कर एक पिक थी। उन पिक्स को देख देख कर अपने आप ही मुस्कुराती जा रही थी। भास्कर आदि के साथ मस्त था। फोन से ही वो सारी पोएम की तैयारी करा रहा था, ओरल टेस्ट के लिए, जो आदि का 3 दिन बाद होने वाला था। वैसे भी आजकल एडमिशन के बहुत चोचले हो गए हैं। गीता जिस ट्रेन से आ रही है वो अपने समय से 3 घंटे की देरी से चल रही है। आदत तो आदत होती है,
गीता अपने मन में षड्यंत्रों की जाल बुनने में लगी है। उसका मुख्य मकसद है प्रज्ञा को भास्कर से अलग करना, और पूरे रास्ते नैना को भी ज्ञान देती आ रही है कि कैसे पति को मुट्ठी में रखना चाहिए। नैना समझ नहीं पा रही है उसकी सास उसको इस तरह से क्यों ज्ञान की पोथी बांच रही है। खैर, जो भी होगा सामने से देखा जाएगा, ऐसा सोचकर नैना मन ही मन शांत हो गई। गीता को चाय की तलब लगी तो वो चाय लेकर पीने लगी। नैना को ट्रेन की चाय अच्छी नहीं लगती तो वो चाय को मना कर देती है। ट्रेन अलीगढ़ पहुंचने वाली थी। गीता ने सोचा कि भास्कर को फोन कर देती हूँ, अगर फ्री हुआ तो वो लेने आ जाएगा। गीता बार बार फोन मिलाती पर हर बार फोन स्विच ऑफ बताता। ट्रेन अलीगढ़ क्रॉस कर चुकी थी। नैना फोन भी बहुत कम ही मिलाती थी भास्कर को, लेकिन वो देख जरूर रही थी अपनी सास को फोन बार बार मिलाते हुए, और कोई रिस्पांस नहीं आने पर गीता के मुखमंडल की बेचैनी की सलवटें आती हुई नैना समझ ही नहीं पा रही थी कुछ भी। उसको तो अपनी सहेली उमा, स्वीटी, उषा, इन सब का ख्याल आ रहा था। शादी तय होने के बाद से ही कैसे अपने होने वाले पति से घंटों बात करती रहती थी, वो भी शादी से पहले। यहाँ तो शादी होने के बाद भी पति ना फोन करता है, ना खबर पूछता है, और प्यार की तो बात ही कहाँ उठाता है। प्रज्ञा और भास्कर दिल्ली पहुंच गए। सुबह 6 बजे ट्रेन अपने निश्चित समय पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी, और वहां से कैब लेकर दोनों अपने घर पहुंच गए थे। आदि को भूख लगी थी तो प्रज्ञा उसके लिए दूध लेने बाहर निकली, और भास्कर आदि को संभाले हुए था। भास्कर अपना दूसरा फोन घर पर ही छोड़ गया था। स्विच ऑफ करके घर आकर उसने फोन चार्जिंग पर लगाकर जैसे ही ऑन किया तो देखा उसकी माँ का 20 मिस कॉल था। ना चाहते हुए भी उसने अपनी माँ को कॉल लगाया पता करने के लिए कि इतना कॉल क्यों किया है। भास्कर ने जैसे ही कॉल किया, गीता ने लपक कर फोन उठाया और चिल्लाते हुए बोली, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना फोन किया और तुम्हारा फोन बंद था। हाँ तो क्या हुआ? भास्कर ने कहा, मैं काम से बाहर गया था इसलिए फोन बंद था। क्यों फोन किया था ये बताओ। अरे तुम्हें ये चिंता नहीं कि माँ फोन कर रही थी? क्यों कर रही थी, और उल्टा मुझे ही रौब दिखा रहे हो? गीता के इस तरह से बोलने पर भास्कर ने कटाक्ष व्यंग करते हुए कहा, आपने तो मेरी बहुत चिंता की है ना माँ। मेरे गले में घंटी बांधकर सब कुछ जानते हुए भी। गीता एकदम सकपका गई, क्योंकि सामने नैना दोनों माँ बेटे का बहस होते हुए सुन रही थी, और गीता उसके सामने प्रज्ञा को कोस भी नहीं सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो ये राज खुल जाता, और गीता सब कुछ जानती थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फोन कर रही थी कि मैं दिल्ली पहुंचने वाली हूँ, साथ में नैना भी है, अगर टाइम है तो लेने आ जाओ। भास्कर एकदम चौंकते हुए बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ आ रही हो? मैंने आपसे कहा था ना अभी रुको, कुछ दिन बाद आना। हाँ हाँ याद है मुझे, तुमने ऐसा कहा था, पर उस कुछ दिन को बीते हुए अब 3 महीना हो गया है। तो ठीक है आ जाओ, मैं बाहर हूँ अभी 1 महीने के लिए, और घर की चाबी श्रीमती सिन्हा जी से ले लेना। कुछ पैसे भेज रहा हूँ फोन पर, जो चाहिए मंगा लेना। मुझे ऑफिस के काम में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा, आप मुझे कॉल नहीं करना। पर भास्कर, नैना भी है मेरे साथ। हाँ हाँ ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। ऐसा बोलकर भास्कर ने फ़ोन रखकर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। गीता को भास्कर का इस तरह से बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यही भास्कर था जो उसके लिए जान छिड़कता था, और आज इतनी बेरुखी से बात कर रहा है। ये सब उस चुड़ैल प्रज्ञा के कारण से है। अपनी गलती आज भी मानने को गीता तैयार नहीं थी। प्रज्ञा दूध लेकर आई थी और आदि के लिए दूध गर्म करके ब्रेड दूध ले आई थी। भास्कर का चेहरा उतरा हुआ था, साफ लग रहा था कि वो परेशान है। प्रज्ञा ने पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? नहीं यार कुछ नहीं, कुछ तो है। गांव से फोन था क्या? प्रज्ञा ने पूछा। भास्कर बोला, हाँ, पर अभी इस बात का टेंशन ना लो तुम, और ना ही मुझे दो, क्योंकि अभी आदि के एडमिशन पर फोकस करना है, ना कि फालतू की बात का रोना लेकर बैठना है। भास्कर इतना बोलकर नहाने चला गया। उसके बाद ऑफिस भी निकलना था उसको। प्रज्ञा अपने फोन पर मेल चेक करने लगी तो देखा रचना ने जहां उसकी रिज्यूम भेजी थी वहां से उसको कॉल आया है और इंटरव्यू के लिए बुलाया है। प्रज्ञा बहुत खुश हुई और भास्कर का बाथरूम का दरवाजा पीटने लगी। भास्कर को जब जॉब की बात पता चली तो वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको आदि की बहुत चिंता हो रही थी। क्या तुम खुश नहीं हो? प्रज्ञा ने पूछा। ऐसा नहीं है यार, आदि किसके पास रहेगा, मैं मामी से बात कर लूंगी, प्रज्ञा ने कहा।
प्रज्ञा की मामी और नानी प्रज्ञा के घर से 15 मिनट की दूरी पर ही रहते थे और प्रज्ञा की अपनी मामी से बहुत बनती थी। आज छोटे साहब यानी आदि का टेस्ट है स्कूल में। प्रज्ञा ने उसको समझा दिया है कि आप बिल्कुल सही से पोएम सुनाना और जो भी आपसे पूछें उसका सही जवाब देना। ओके, मैं राजा बेटा हूँ, मम्मा का नहीं, पापा का नहीं, दोनों का, और मेरा नाम आदि है। ठीक है मम्मा? आदि ने पूछा। प्रज्ञा हंसने लगी और बोली, हाँ ठीक है। और जब आप सभी जवाब सही दोगे तो मैम आपको चॉकलेट देंगी। बाहर सभी पेरेंट्स बैठे हुए थे और अपने अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। 1 घंटे इंतजार के बाद आदि का नंबर आया। आदि को अकेले ले गए और उससे सवाल पूछने लगे। आदि ने भी अपनी गोल गोल आंखों को घुमाया और जवाब देने से पहले ही पूछा, चॉकलेट तो कहीं दिख नहीं रही है, तो मैं जवाब क्यों दूं? प्रिंसिपल महोदया को बहुत हंसी आई। उन्होंने आदि से पूछा, आपको चॉकलेट चाहिए? आदि ने कहा, अभी नहीं, जब मैं सारे सवाल का सही आंसर दूंगा तब देना। प्रिंसिपल इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसा सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई। प्रिंसिपल के हर सवाल का जवाब आदि ने सही दिया। पोएम में भी रुक रुक कर सुना ही दिया। प्रिंसिपल ने उसके लिए क्लैपिंग भी करी और सभी टीचर को गोलू मोलू सा आदि प्रभावित कर गया। पर चॉकलेट की जगह कंजूस प्रिंसिपल ने टॉफी दे दिया, जो आदि वहीं छोड़कर आ गया, ये बोलकर, मैं तो चॉकलेट खाता हूँ और मम्मा ने कहा था आप चॉकलेट देंगी, आपने तो नहीं दिया, और अपना मुंह नीचे कर लिया नाराजगी के अंदाज में। इतने में प्यून आया और आदि को ले गया और उनके पेरेंट्स के पास छोड़ गया। अब प्रज्ञा और भास्कर की बारी थी इंटरव्यू देने की। गीता दिल्ली पहुंच चुकी थी। ट्रेन के रुकते ही गीता ने एक बैग नैना को पकड़ाया और दूसरा खुद लेकर ट्रेन से उतर गई। प्लेटफॉर्म से एग्जिट करने के बाद टैक्सी लेकर अपने बेटा भास्कर के फ्लैट पर पहुंच गई। श्रीमती सिन्हा से चाबी लिया और लॉक खोलकर अंदर प्रवेश किया। फ्लैट की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता है। कोई रहता भी कहाँ था। भास्कर तो प्रज्ञा के साथ ही रहता था। अपने फ्लैट पर कभी कभार आता था। गीता ने फिर से भास्कर को फोन करना चाहा तो फोन स्विच ऑफ ही मिला। गीता फोन रखकर वॉशरूम में चली गई। मन ही मन झुंझला रही थी। पहले जब आती थी और भास्कर को बताती कि वो आ रही है, भास्कर पूरा लिस्ट थमा देता अपनी माँ को, ये सभी बनाना खाने में, आपके हाथ का ये सब मुझे खाना है, और अब इतना नाराज कि बात तक नहीं करना चाहता। गीता मन में सोचने लगी, कहीं मैंने कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लिया। नैना ने भी एक बार कॉल मिलाया था लेकिन उसको भी फोन स्विच ऑफ ही मिला। नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भास्कर ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी पत्नी को शादी करके गांव में छोड़ आया और फिर फोन हमेशा स्विच ऑफ मिलना, खुद कभी आगे से नैना को कॉल नहीं करना। प्रज्ञा और भास्कर का स्कूल में इंटरव्यू लिया जा रहा था। प्रज्ञा की एजुकेशन तो अच्छी ही थी, भास्कर का जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा था, तो एक दौर तो अच्छे से क्लियर हो गया था। प्रिंसिपल ने बताया, आगे की जानकारी आपको मेल द्वारा दे दिया जाएगा, और दूसरे पेरेंट्स को अटेंड करने लगे। बाहर आकर प्रज्ञा बोलती है, सुनो जी, आदि का नाम लिस्ट में आ तो जाएगा ना? भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी कोशिश की है, बाकी सब भोलेनाथ जी के हाथ में है। गीता घर को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में लगी थी और नैना भी उसके साथ काम में हाथ बटा रही थी। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो श्रीमती सिन्हा गरम गरम सांभर डोसा लिए खड़ी थी। नैना ने श्रीमती सिन्हा को नमस्ते करते हुए बैठने का आग्रह किया और किचन की तरफ बढ़ गई चाय बनाने के लिए। श्रीमती सिन्हा के बहुत मना करने के बाद भी नैना नहीं मानी और चाय बनाकर ले आई। चाय पीते पीते श्रीमती सिन्हा नैना का अपनी नैनों से एक्सरे निकालने लगी। देखने में तो अच्छी है और बात व्यवहार भी उचित ही है, फिर भास्कर उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है जब से शादी करके आया है? और फिर 2 दिन हो गए दोनों सास बहू को आए हुए, फिर भी भास्कर का अता पता नहीं है। श्रीमती सिन्हा ने चाय पीते हुए ही गीता से पूछ लिया, भास्कर कब आएगा? गीता, देखो कब आता है, अभी तो बोला है 1 महीना और लगेगा उसको। अरे बताओ, अब दुल्हन भी तो आई हुई है, अब तो घर पर आना चाहिए, घर खाली ही पड़ा रहता है, आता ही नहीं है। अभी आप लोग हो तो रौनक सी लगी है। गीता ने बात पलटते हुए कहा, और मिस्टर सिन्हा और आपके बच्चे सब कैसे हैं? बच्चे दिखते नहीं आपके। श्रीमती सिन्हा के दिमाग में घंटी बजने लगी। गीता जी बात घुमा रही हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे प्रज्ञा, कहाँ हो?
भास्कर ने उछलते हुए आवाज लगाई, अरे यहाँ हूँ, इधर किचन में, क्या हुआ? प्रज्ञा ने कहा। भास्कर, हमारे आदि का नाम शॉर्ट लिस्ट में हो गया है एडमिशन के लिए। सच, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। प्रज्ञा बोली। एडमिशन के लिए मोटी रकम चाहिए थी, पर अब पैसा कम लगेगा क्योंकि आदि ने टेस्ट क्लियर कर लिया था। भास्कर ने सोचा, आज कई दिन हो गए, माँ को फोन करके पता कर लूँ उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। भास्कर ने जैसे ही फोन ऑन किया, गीता के मिस कॉल की लाइन लगी हुई थी, पर नैना ने उसको एक भी कॉल नहीं किया था। ये बात भास्कर को अजीब लगा। भास्कर ने अपने मन में सोचा कि मेरा तो अपना अलग एक परिवार है जिसकी वजह से मैं नैना को कॉल नहीं करता हूँ, पर इसको भी कोई फर्क ही नहीं पड़ते दिखता है मेरे कॉल नहीं करने का। मैं भी क्या सोचने लगा, अच्छा है ना कॉल नहीं करती है, आफत पीछे छूटी है, पर हाँ, मैं उसको खर्चा पानी का पैसा देता रहूँगा। भास्कर अपने आप से ही बात करते हुए अपनी माँ को कॉल मिलाता है। जैसे ही गीता भास्कर का नंबर देखती है फोन पर, तुरंत फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। नैना अपने काम में व्यस्त है, उसको पता ही नहीं चल पाता है। मुझे पता है तुम किसी दूसरे शहर में नहीं हो, इसी शहर में हो, उस औरत के साथ, समझे? अपने बेटे को फोन पर जितना सुना सकती थी, गीता ने उसको सुनाया और तुरंत घर आने को कहा। अच्छा, तो आपको पता है मैं इसी शहर में हूँ। चलो अच्छा है, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं क्या चाहता हूँ, आप अब तक अच्छे से समझ गई होंगी। भास्कर ने फैसला सुनाने के अंदाज में अपनी माँ को जवाब दिया। और वैसे भी मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं भेज दूंगा। साथ ही उस लड़की नैना को भी मैं पैसे देता रहूंगा। बस आप लोग मुझे टेंशन नहीं दो। अपने बेटे से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी गीता को। उसको तो ये लग रहा था कि प्रज्ञा को शादी का पता चलेगा तो वो भास्कर से क्लेश करेगी और इस क्लेश से गीता फायदा उठाएगी और भास्कर और नैना करीब आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रज्ञा को भी जॉब का ऑफर लेटर मिल गया था और अब आदि का एडमिशन भी हो गया था। अब समस्या थी आदि को संभालने की। भास्कर तो जॉब के खिलाफ था, पर प्रज्ञा अब जॉब छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि नैना एक सच थी, उसको झुठलाया नहीं जा सकता था और वो भास्कर की पत्नी है, ये भी कड़वा सत्य था। इसी तनाव से बचने के लिए प्रज्ञा ने जॉब का रास्ता चुना। जब गीता धमकी देकर शादी करवा सकती है तो कुछ और नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी है? और फिर कल को अगर भास्कर का ही मन बदल गया तो फिर? इस तरह के सवाल जब भी प्रज्ञा के मन में उठते तो वो परेशान हो जाती थी और उस हालत में आदि की तरफ से उसका ध्यान हट जाता था। और आदि इतना बड़ा तो था नहीं कि उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, इसलिए प्रज्ञा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। आज सुबह प्रज्ञा ने भास्कर के ऑफिस जाने के बाद रूपा से मिलने का प्लान बनाया है। रूपा प्रज्ञा की मामी है। प्रज्ञा का अपनी मामी के साथ दोस्ताना व्यवहार है। रूपा उम्र में ज्यादा बड़ी तो नहीं है प्रज्ञा से, पर रिश्ता मामी भांजी का है, तो प्रज्ञा रूपा को आदर सम्मान भी बहुत देती है। आदि को तैयार करके प्रज्ञा अपनी स्कूटी से रूपा से मिलने पहुंच जाती है। रूपा के घर पहुंचकर प्रज्ञा ने स्कूटी साइड में लगाकर घर का डोरबेल बजाया। प्रज्ञा ने एक बार बजाकर हाथ हटा लिया और मास्टर आदि कंटिन्यू बेल बजाते रहे। अरे रुको भाई, कौन है, आती हूँ। दरवाजा खोलते ही सामने प्रज्ञा को देखकर रूपा बहुत ही खुश हुई। अरे भांजी, आओ आओ, अंदर आओ, बहुत दिनों के बाद आई हो। और आदि को रूपा ने गोद में उठा लिया। आदि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया रूपा को, और रूपा ने उसके गोलू मोलू से गाल पर प्यार से पुचकार कर किस्सी ले लिया। घर में शोरगुल की आवाज सुनकर अपने कमरे से नानी भी बाहर आ गई। उसने भी प्रज्ञा को बड़े प्यार से सर पर हाथ रखा और रूपा को कुछ खाने के लिए लाने का इशारा किया। प्रज्ञा के मामा मामी तो शादी के खिलाफ नहीं थे, पर माँ को ये शादी नहीं पसंद थी, क्योंकि भास्कर नेपाल का नहीं था और प्रज्ञा नेपाल की थी। नाना नानी भी नाराज तो थे, पर आदि के जन्म के बाद से दोनों को आदि से लगाव हो गया था। किंतु भास्कर को वो लोग अभी भी पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह यही था कि भास्कर ने अपनी शादी में अपने परिवार को क्यों नहीं बोला। नैना का भाई रूपेश हैदराबाद में रहता है और दिल्ली अपने ऑफिस के काम से आ रहा है। रूपेश नैना को बताता है कि वो उसको मिलने आएगा। नैना ये बात गीता को बताती है। गीता मन ही मन सोचने लगी, शायद नैना ने जानबूझकर अपने भाई को यहाँ बुलाया है। भास्कर के यहाँ नहीं रहने के वजह से गीता ने नैना से कहा,
अच्छी बात है, आने दो अपने भाई साहब को। हमें भी अच्छा ही लगेगा उनसे मिलकर। और फिर रूपेश आ जाएंगे तो सभी लोग घूमने भी चले चलेंगे। नैना ने कुछ जवाब नहीं दिया गीता की बातों का। गीता पहले भी दिल्ली घूमी हुई थी, जब वो अपने बुआ के घर रहती थी। गीता ने 10th से आगे की पढ़ाई अपनी बुआ के पास रहकर दिल्ली से ही किया था। रूपा सबके लिए चाय बनाकर ले आई और आदि को चॉकलेट और आइसक्रीम दिया। नानी चाय पीकर अपने कमरे में चली गईं। नानी को सीरियल देखने का नशा है और उनका सीरियल आने वाला था, जिसका एपिसोड वो रात को नहीं देख पाई थीं। नींद आने के कारण रूपा बोली, हाँ हाँ अम्मा जाओ, देखो क्या हुआ आगे, और जोर से हंसने लगी। प्रज्ञा की तरफ देखते हुए बोली, आपकी नानी का खाना छूट जाए चलेगा, पर उनके सीरियल का एक भी भाग छूटना नहीं चाहिए। प्रज्ञा के चेहरे पर देखते हुए रूपा ने नोटिस किया कि प्रज्ञा कुछ परेशान है। क्या हुआ भांजी? रूपा ने प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। प्रज्ञा की आंखों से बरसात होने लगी। रूपा परेशान हो गई। अरे प्रज्ञा क्या हुआ, बोलो तो। मामी मामी, भास्कर ने दूसरी शादी कर ली और सुबक सुबक कर रोने लगी। रूपा ने आदि को नानी के पास बिठा दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर प्रज्ञा से बोली, अब बताओ क्या हुआ है। प्रज्ञा ने सारी बात बता दी, जो भी सच था। रूपा स्तब्ध हो सारी बात सुनती रही। वो ये जानती थी कि प्रज्ञा की माँ से तो बिल्कुल भी नहीं बनती, मन की बात कहे भी तो किससे। प्रज्ञा ने खुद को संभालते हुए रूपा से कहा, मामी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ हाँ भांजी बोलो। मामी आदि का एडमिशन करा रही हूँ और 3 महीने के बाद न्यू सेशन से उसका स्कूल शुरू हो जाएगा। क्या आप उसको बस स्टॉप से ले आया करोगी? मैं ऑफिस से वापस आते टाइम उसको ले जाया करूँगी। अभी बहुत छोटा है, इसलिए कहीं और छोड़ने का मन नहीं करता है। कुछ दिन आप संभाल दो, फिर जब इसको स्कूल की आदत लग जाएगी तो फिर क्रेच में छोड़ दिया करूँगी। रूपा ने कहा, कोई बात नहीं भांजी, अभी तो टाइम है ना, तुम परेशान नहीं हो। अब रात का खाना खाकर जाना तुम। रूपा ने प्रज्ञा को आग्रह किया, जिसे प्रज्ञा ने मना कर दिया। नहीं मामी जी, भास्कर के आने से पहले घर पहुंच जाऊं तो ठीक रहेगा। नाना नानी को प्रणाम करके प्रज्ञा आदि को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अब वो थोड़ा सुकून महसूस कर रही है, क्योंकि आदि को लेकर उसको बहुत टेंशन थी। ऊपर से भास्कर भी जॉब करने के खिलाफ था। गीता ने भास्कर को फोन करके बताया कि नैना का भाई दिल्ली आ रहा है, इसलिए वो जल्दी वापस आ जाए। अब भास्कर कहीं बाहर तो गया नहीं था, तो वो दिल्ली में ही तो था। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गीता पढ़ी लिखी तो थी, पर भास्कर के पिता की मृत्यु के बाद से बाहर कम ही जाया करती थी। और ज्ञान भी आयुधि है, जिसको धारदार बनाने के लिए निरंतर प्रयोग में लेते रहना चाहिए, नहीं तो बिना उपयोग के उसकी सक्रियता भी अक्सर नष्ट हो जाती है। यही हाल गीता का भी था। शाम को रूपा अनमने मन से खाना बनाती है और परोसने के समय भी उसका चेहरा उतरा हुआ ही रहता है। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? ठीक है तबीयत, बस जरा सिर में दर्द हो रहा है। अम्मा के पूछने पर रूपा ने उत्तर दिया, अम्मा मुझे बोल दिया होता, मैं खाना बना देती, तू आराम कर लेती। अम्मा ने स्नेह भरे शब्द में रूपा को कहा। अम्मा रूपा से बहुत ही स्नेह करती थी, और करे भी क्यों ना। रूपा ने सारा घर संभाल रखा था। उसके बुटीक में जो भी पैसा आता वो अम्मा को ही देती है। खाना खत्म होने के बाद अम्मा ने रूपा को जबरदस्ती अपने रूम में भेज दिया और खुद किचन समेटने लगी, क्योंकि अम्मा के टीवी सीरियल का समय होने वाला था और वो अम्मा किसी हाल में नहीं छोड़ती थी। शाम को भास्कर घर पहुंचा तो प्रज्ञा किचन में बादाम का हलवा बना रही थी आदि के लिए। भास्कर ने कहा, ओहो जी, अपने साहबजादे के लिए हलवा बनाया जा रहा है, अब हमारी पसंद कौन पूछता है। प्रज्ञा के पास जैसे ही खड़ा होकर उसको करीब लाने की कोशिश की, आदि ने टोका, पापा गाना गाओ, फिर किस करना मम्मा को, देखो ऐसे, और फोन पर गाना चलाकर दिखाने लगा, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। प्रज्ञा और भास्कर हैरान हो गए। भास्कर, अच्छा तो आप ये देख रहे हैं, आपको किसने सिखाया ये सब? ये तो अपने आप बजता है। पोएम लगाने के चक्कर में प्रज्ञा ने आदि को फोन की आदत डाल दी थी और आज उसका परिणाम भी सामने था। भास्कर ने प्रज्ञा को आदि के हाथ में फोन नहीं देने की हिदायत दे डाली। फिर प्रज्ञा ने जब आदि को अपनी मामी के पास छोड़ने की बात की तो भास्कर और गुस्से में आ गया।
तुम्हें जॉब की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है? मेरे कमाने से पूर नहीं पड़ता, या फिर मैंने तुम्हें किसी अभाव में रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तुमने मुझे अभाव में रखा है और न ही पूर्ति और आपूर्ति की बात है। जी, मैं खुद को व्यस्त रखना चाहती हूँ बस। माहौल थोड़ा सा कड़वाहट वाला हो गया था तो भास्कर प्रज्ञा को बता भी नहीं पाया कि आज माँ का फोन आया था और नैना का भाई दिल्ली आ रहा है। रूपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रज्ञा की बात अपने पति को बताए कि ना बताए। रूपा के पति चिंटू, प्यार से इसी नाम से बुलाते थे सब रूपा के पति को। चिंटू ने महसूस किया कि आज रूपा कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। उसने अपने मन में सोचा कि अगर सास बहू का मामला होता, मतलब दोनों में कोई खटपट हुई होती, तो अम्मा का मूड भी खराब होता। पर अम्मा तो रूपा से अच्छे से बात कर रही थी, फिर क्या हुआ है? चिंटू ने रूपा से कहा, दवाई ले लो सिर दर्द की। मैं ला दूं क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो आराम मिल जाएगा। इतना बोलकर रूपा करवट बदल कर सो गई। उसके दिमाग से बात निकल ही नहीं रही थी कि भास्कर ने दूसरी शादी कर ली है। अगर अम्मा को बताता तो वो तुरंत अपनी बेटी प्रज्ञा की माँ को फोन करके बता देंगी, और चिंटू को बताया तो जाकर सीधे अम्मा को बताएंगे। बात तब भी वही होगी। तो प्रज्ञा नहीं चाहती है। प्रज्ञा किसी भी हाल में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहती है। एक सप्ताह के बाद रूपेश सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर कैब लेकर होटल पहुंच गया। कनॉट प्लेस में उसका ऑफिस है और उसी के नज़दीक का उसका होटल भी। 2 बजे के बाद उसकी क्लाइंट से मीटिंग है। तो होटल पहुंचकर रूपेश फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपना लैपटॉप खोलकर आज का शेड्यूल चेक करने लगता है। अचानक उसको ख्याल आया कि उसने नैना को फ़ोन तो किया नहीं, और तभी उसने नैना को कॉल लगा दिया। रूपेश का नाम देखकर ही नैना खुश हो जाती है और हाल चाल पूछने लगती है, घर परिवार का। आप रुके कहाँ हो भाई? नैना ने पूछा। रूपेश ने होटल का नाम बता दिया। नैना ने नाराज होते हुए कहा, आप वहाँ क्यों रुके हैं? हमारे घर क्यों नहीं? रूपेश बोला, हाँ आऊँगा, यहाँ 2 दिन का काम है, वो खत्म करके वहीं आ रहा हूँ। नैना अपने भाई से हुई बातचीत गीता से भी साझा करती है। गीता सोच में पड़ जाती है, अगर भास्कर रूपेश के आने तक भी नहीं आया तो कैसे संभालेगी वो इतना झूठ? और नैना, क्या नैना अपने भाई को बताएगी नहीं कि भास्कर 3 महीने में से 2-3 दिन यहाँ आया है और बाकी बाहर ही रहता है? इतने दिन हो गए रूपा भास्कर की दूसरी शादी की बात अपने मन में रखी हुई है, पर उसको ये लगता है कि ये गलत है। तो वो प्रज्ञा को फ़ोन करके बोलती है, भांजी, मैं तुम्हारे मामा को भास्कर की शादी की बात बता दूंगी। तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। देखो, घर में सच बात सबको पता होनी चाहिए। भगवान ना करे कल को कोई बात हो गई तो सब लोग मुझे ही डांटेंगे कि तुम्हें सब पता था, फिर बताया क्यों नहीं? प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती है। दूसरी तरफ रूपा भी फ़ोन काट देती है। उसका दिमाग ही काम नहीं करता आजकल। आदि को भी बिना बात के ही डांट देती है। आदि भी नाराज होकर उसको गंदी मम्मा बोल देता है और अपने मोटे मोटे गाल को और फुलाकर मुंह नीचे करके बैठ जाता है। और उसकी इस हरकतों को देखकर प्रज्ञा को अपने आप पर गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इसमें इसका क्या दोष है, मैं क्यों अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रही हूँ। आदि को गोद में उठाकर प्यार करने लगती है और आदि भी अपनी मम्मी का स्नेह पाकर खिलखिलाकर हंसता है। ऑफिस में भास्कर सोचता है, प्रज्ञा से आजकल ठीक से बात भी नहीं हो रही, वैसे भी तो तनाव में है, ऊपर से अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की और मैंने नैना से उफ, और मुट्ठी भींच लेता है और सामने टेबल पर जोर से मारता है। अब उसने निर्णय लिया कि वो प्रज्ञा को जॉब के लिए नहीं रोकेगा और जहाँ तक संभव होगा वो प्रज्ञा की हेल्प भी करेगा। तभी उसको ख्याल आता है कि प्रज्ञा की ज्वाइनिंग तो मंडे को ही है। ओह, उसकी तो बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग भी नहीं कराई है। चलो उसको कॉल करता हूँ। रूपेश और उसका दोस्त अनुराग हैदराबाद में साथ ही काम करते हैं। जब उसको पता लगा कि रूपेश दिल्ली जा रहा है तो उसने अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट भेजा जो नोएडा में रहती है। रूपेश अनुराग को फ़ोन करता है कि अपने जीजा जी को नोएडा स्थित DLF मॉल में आने को बोले ताकि वो उनको गिफ्ट वहीं दे देगा, क्योंकि फिर उसको अपनी बहन नैना के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है और उसके पास समय का भी अभाव है, क्योंकि 2 दिन बाद उसको यहाँ से वापस हैदराबाद भी पहुँचना है। अनुराग ऐसा ही करता है। वो अपने जीजा जी को फ़ोन करके
मॉल में अनुराग से मिलने को बोल देता है। रूपेश नैना को कॉल मिलाकर उससे बात करने लगता है और अनुराग का इंतजार भी। भास्कर प्रज्ञा को कॉल करता है, आदि को लेकर तुम लक्ष्मी नगर आ जाओ, फिर वहां से हम मॉल चलेंगे और तुम्हारी शॉपिंग भी करा देंगे न्यू ऑफिस के लिए। प्रज्ञा खुश होते हुए, सच आप नाराज नहीं हो मेरे जॉब करने के जिससे? अरे नहीं, तुम्हें जो सही लगे वो सब सही है। और रोमांटिक अंदाज में बोला, जान है तो जहान है, और आप तो मेरी जान हो जाने मन। प्रज्ञा खुशी से बोलती है, नहीं लक्ष्मी नगर नहीं, वेनिस मॉल जाएंगे। आदि को बोटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे सरकार को जो हुक्म। आप और आदि मुझे मिल जाना गोल चक्कर पर, और फिर हम वहां से वेनिस मॉल चलेंगे। भास्कर ने कहा। प्रज्ञा का खुश होकर बात करना भास्कर की सारी थकान मिटा देता है। ऐसे ही नहीं, प्रज्ञा से जुड़ गया था वो। प्रज्ञा के अंदर बहुत सी बात थी जो उसको खास बनाती थी। रूपेश को अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, क्या मेरी बात रूपेश से हो रही है? रूपेश, हाँ जी कहिए आप। मुझे अनुराग जी ने आपका नंबर दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कहाँ हैं आप? मैं नीचे ही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर। हेलो, मैं रूपेश और मैं हर्ष सिंघल। हर्ष ने बड़े ही सौम्यता से कहा, चलिए साथ में कॉफ़ी पीते हैं। और दोनों फूड कोर्ट में जाकर बैठ गए। कॉफ़ी ऑर्डर करके बातों में बिजी हो गए। प्रज्ञा ने आदि को तैयार किया और खुद भी भास्कर के पसंद के गुलाबी रंग की टॉप और नीले रंग की जीन्स पहनकर तैयार हो गई। भास्कर के कहे जगह पर प्रज्ञा आदि को लेकर पहुंच गई और दोनों वेनिस मॉल के लिए निकल गए। वेनिस मॉल पहुंचकर भास्कर ने 3 टिकट खरीद लिया और तीनों बोट में बैठ गए। आदि बोट चलाने वाले के साथ गाना भी गा रहा था और क्लैपिंग भी करता साथ में। बोटिंग करने के बाद भास्कर बोला, चलो तुम अपने लिए लेटेस्ट कुछ ड्रेसेस ले लो, बहुत दिनों से तुमने अपने लिए कुछ लिया भी नहीं है। प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा, हाँ सच ही तो है, जब से भास्कर दूसरी शादी करके आया है जिंदगी जैसे बिखर सी गई है। प्रज्ञा को ऐसे खोया देखकर भास्कर ने कहा, ओ माई गॉड। प्रज्ञा चौंकते हुए, क्या हुआ? मेरी बीवी खो गई। प्रज्ञा समझ गई, भास्कर ने उसको नोटिस कर लिया। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, कहीं नहीं खोई आपकी बीवी, ये रही आपके सामने, देख लीजिए। आदि, हा हा हा, पापा को सामने का भी नहीं दिखता। मम्मी तो यहीं पर हैं और अपनी नन्ही हथेली से अपने मुंह पर हाथ रख के जोर से हंसने लगता है। प्रज्ञा बोलती है, चलिए डीएलएफ मॉल चलते हैं, वहां से ही शॉपिंग भी कर लेंगे और डिनर भी। हर्ष सिंघल ने कॉफ़ी खत्म की और अनुराग का भेजा गिफ्ट रूपेश से लेकर अपने घर के लिए निकल गया। रूपेश नैना के लिए ड्रेस लेने के लिए लेडी सेक्शन में गया और उसके टेस्ट के अनुसार कपड़े देखने लगा। मम्मा ये वाली, मम्मा ये वाली। आदि सभी ड्रेस को देख देख कर प्रज्ञा को बोलने लगा। तभी भास्कर 2-3 ड्रेस लेकर आता है और प्रज्ञा से बोलता है, इसको ट्राई करो, और आदि को अपनी गोद में लेकर बोलता है, आप यहाँ आओ मेरे साथ। भास्कर की आवाज़ सुनकर रूपेश को लगा कुछ पहचानी सी आवाज़ है। वो बिलिंग काउंटर पर से पीछे मुड़कर देखता है। उसको भास्कर की पीठ दिखाई देती है, पर भास्कर को वो पूरा नहीं देख पाता। अपना कार्ड निकालकर वो बिल पे करता है, मगर आवाज और पीछे से भास्कर जैसा दिखना और गोद में बच्चा, रूपेश का माथा ठनकता है। जल्दी से काउंटर से हटकर रूपेश फिर लेडी सेक्शन में जाता है। प्रज्ञा ट्रायल रूम से ड्रेस पहन पहन कर भास्कर को दिखा रही थी और वो जिस ड्रेस को अच्छा बोलता उसको वो रखती जा रही थी। जैसे ही बिलिंग काउंटर पर प्रज्ञा और भास्कर आए, रूपेश की नज़र उन पर पड़ी। भास्कर बिल पे करवाने में बिजी था और प्रज्ञा आदि को संभाल रही थी। रूपेश थोड़ी देर के लिए तो जैसे एकदम अल्पका सा रह गया। भास्कर को प्रज्ञा के साथ देखकर साथ ही एक बच्चा भी, अपनी आंखों पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर को लगा कोई हमशक्ल तो नहीं है, पर उस समय वो कुछ नहीं बोला और मॉल के बाहर आकर कैब हायर किया और नैना के घर चल दिया। पूरे टाइम रास्ते में वो सोचता ही रहा, भास्कर और उसके साथ एक स्त्री और बच्चे के बारे में। उसके दिमाग में उथल पुथल मचता रहा। बाहर डिनर करने के बाद प्रज्ञा और भास्कर अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन मंडे से प्रज्ञा को अपना जॉब भी ज्वाइन करना है और सुबह आदि को मामी के यहाँ भी छोड़ना है। यही सब दिमाग में प्लान करते हुए प्रज्ञा आदि को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करने लगी, पर आदि महाशय तो फोन पर गाना सुनते हैं और नींद आंखों से कोसों दूर है। प्रज्ञा जब फोन ले लेती है और लाइट ऑफ करती है तो झूठ मूठ का आंख बंद कर लेता है
और प्रज्ञा तो सो जाती है और आदि चुपके से उठकर फोन में कार्टून देखता है। प्रज्ञा की आंख खुली तो वो दंग। ये क्या हो रहा है? ही मम्मा, आप सो जाओ, लाओ मैं आपको निन्नी कराता हूँ। भास्कर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए दोनों माँ बेटे का फाइट देखता है और हंसता है। भास्कर दिल से तो बिल्कुल नहीं चाहता कि प्रज्ञा जॉब करे, पर नैना एक सवाल है जिसका जवाब भास्कर के पास भी नहीं है। रूपेश अपनी बहन नैना के फ्लैट पर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। कुछ देर बाद गीता आती है और दरवाजा खोलती है। रूपेश पैर छूकर प्रणाम करता है गीता को और घर के अंदर आ जाता है। रूपेश बैठते के साथ ही प्रश्न करता है, जीजा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? गीता बोली, वो 1 महीने से बाहर गया हुआ है, ऑफिस के काम से। उसका काम बाहर बाहर का ज्यादा है। और बात जो घुमाते हुए बोलती है, अरे नैना कहाँ हो? रूपेश बेटा आया है। और फिर रूपेश की तरफ देखते हुए गीता बोलती है, अरे बेटा जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, जाकर जल्दी से तुम भी कुछ खाना खा लेना। रूपेश को चैन कहाँ था? उसके मन में तो बेचैनी भरी हुई थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि आखिर भास्कर के साथ वो लड़की और बच्चा कौन था। रूपेश खाना खाने से मना कर देता है और बोलता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ही बाहर टहल के आता हूँ, 5 मिनट के लिए। बाहर जाकर के रूपेश भास्कर को कॉल करता है। फोन की घंटी लगातार बजती है, पर भास्कर फोन नहीं उठाता है। रात के 11 बज रहे हैं, शायद जीजा जी सो गए होंगे। रूपेश अपने मन को समझाता है और सोचता है, सुबह कॉल कर लूंगा, पर मन की बेचैनी उसको चैन कहाँ लेने देती है। वो फिर कॉल करता है। भास्कर रूपेश का नंबर देखकर फोन में टेंशन में आ जाता है, फिर भी वो इस बार फोन उठा ही लेता है। कैसे हो जीजा जी? बहुत दिन हो गए, आप तो फोन भी नहीं करते। रूपेश का अचानक से फोन आना देखकर भास्कर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। रूपेश दोबारा प्रश्न करता है, आप कहाँ पर हो जीजा जी? भास्कर थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, मैं लखनऊ में हूँ। रूपेश, अच्छा अच्छा, आप लखनऊ में हैं, पर मैंने तो आपको शाम को नोएडा डीएलएफ मॉल में देखा है। आप जहाँ भी हैं कल घर आइए, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिर रूपेश फ़ोन काट देता है। नैना बहुत जिद करती है, पर रूपेश खाना नहीं खाता है। आज की रात बहुत कठिन थी रूपेश के लिए भी और भास्कर के लिए भी। आज प्रज्ञा को अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए वो आज सुबह जल्दी उठी है। भास्कर के लिए टिफिन बनाकर पैक करती है और आदि के लिए भी मैगी और फ्रूट काट के रखती है और साथ ही चिप्स चॉकलेट भी रख देती है। रूपा के यहाँ आदि को छोड़ते हुए भास्कर के साथ वो ऑफिस के लिए निकल जाएगी, ऐसा उसने सोचा हुआ है। अरे आप अभी तक रेडी नहीं हुए हैं? प्लीज जल्दी करो ना, आज पहला दिन है ऑफिस का मेरा। प्रज्ञा ने भास्कर से बिना भरे भाव में कहा। भास्कर तो अपने सर पर आए मुसीबत के बारे में सोच सोच कर परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि रूपेश ने उन दोनों को देख लिया है और अब सवाल भी उठेगा ही। क्या जवाब देगा वो? अरे आप क्या सोचने में लगे हो? प्रज्ञा बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऊपर मन से जॉब के लिए हाँ कर दिया है और अंदर से नाराज हो? ऐसा कहते हुए प्रज्ञा ने अपना सर भास्कर के कंधे पर टिका दिया। भास्कर ने बहुत प्यार से उसके सर को थपथपाया और बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सोचता हूँ आज ऑफिस से ऑफ ले लूँ। तुम्हें ऑफिस छोड़ता हुआ आदि को मामी के यहाँ छोड़ दूंगा और फिर डॉक्टर कपूर से अपॉइंटमेंट लेकर उनको दिखा लूंगा। प्रज्ञा बोली, ठीक है, तो मैं तो तैयार हूँ, आदि को जगा देती हूँ और फिर निकलते हैं, क्योंकि आपको तो फिर वापस घर ही आना है। चलो हाँ ये ठीक है। उधर रूपेश ने अपनी तरह से पूछताछ करनी शुरू कर दी नैना से। जीजा जी कितने दिनों से बाहर हैं? नैना, बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, घर कम ही रुकते हैं। रूपेश मन ही मन गाली देते हुए, जब बाहर दूसरा घर बसा रखा है तो फिर यहाँ कैसे रुकेगा? रूपेश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हारी सास, वो कुछ नहीं बोलती हैं अपने बेटे को? नैना कुछ नहीं बोलती है। 11 बज चुके हैं दिन के। रूपेश बेचैन है। भास्कर अभी तक नहीं आया था और न ही फोन ही उठा रहा था। रूपेश ने कई बार फोन मिला दिया था भास्कर को, पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था उसकी तरफ से। नैना समझ नहीं पा रही थी रूपेश आखिर इतना परेशान क्यों है, और गीता सोच रही है कि जरूर नैना ने ही अपने भाई को यहाँ बुलाया होगा। नैना चाय बनाकर ले आती है और टेबल पर रखती है। तभी डोरबेल बजती है और गीता दरवाजा खोलती है। सामने भास्कर को देखकर गीता खुश हो जाती है, पर भास्कर गीता को इग्नोर करके आगे आ जाता है।
रूपेश वहीं बैठा बैठा इस बात को भी नोटिस करता है। और जीजा जी, कैसी रही आपकी लखनऊ यात्रा? रूपेश व्यंग्यात्मक लहजे में बोलता है। भास्कर कुछ जवाब नहीं देता, जिससे रूपेश और ज्यादा चिढ़ जाता है। एक कप कॉफी बनाकर ले आओ भास्कर के लिए, गीता ने नैना की तरफ देखते हुए कहा। नैना कॉफी बनाने चली गई। उतावला हुआ रूपेश सब्र नहीं रख पाता है और तुरंत भास्कर से पूछ बैठता है, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? और आपके साथ कल वो औरत कौन थी? साथ ही वो बच्चा, वो कौन था? गीता सन्न हो जाती है रूपेश के मुंह से ये सब बात सुनकर। आखिर इसको ये सब किसने बताया होगा? ओह, अब क्या होगा? गीता अनजाने भय से कांप जाती है। नैना किचन से सारी बातें सुन रही थी, पर उस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। भास्कर से कोई जवाब नहीं पाकर रूपेश बेसब्र होता जा रहा था और इस बार उसने भास्कर को अपने दोनों हाथ से झकझोर कर गाली देते हुए पूछा, बताता क्यों नहीं, कौन थी वो तेरे साथ? भास्कर अपने मन में सोचता है, मैंने उस दिन हिम्मत नहीं जुटाई जिस दिन मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, पर आज जो भी होगा देखा जाएगा। पर मैं प्रज्ञा को सबके सामने स्वीकार जरूर करूंगा। और बोलता है, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हाँ वही थे मेरे साथ जिनको तुमने देखा। भास्कर के इतना कहते ही रूपेश ने जोरदार तमाचा लगा दिया भास्कर के गाल पर। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।